नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए, आपका भी स्वागत है। हमने टैरिफ्स के बारे में सुबह आपसे थोड़ी चर्चा की थी जब ये जारी हुए थे। आज हम समझेंगे, विस्तार से जानेंगे भीतर जाकर कि इन टैरिफ्स का भारत के ऊपर कितना गहरा असर होने वाला है। तो अंशुमान सर के साथ टैरिफ के अलावा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका हम विश्लेषण करने वाले हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं, नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। तो टैरिफ पर तो डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत होगी मॉनसून सीजन के से जुड़ी खबर के साथ। मॉनसून सीजन आधा बीत गया है, समझने की कोशिश होगी कि बाकी के आधे बचे मॉनसून सीजन के दौरान बरसात कैसी रह सकती है। इस पर होगी डिटेल में चर्चा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स की बातचीत होगी। वहाँ पर यूपीआई की प्रोसेसिंग के लिए फ़ीस वसूली करने के लिए जा रहे हैं। जानेंगे कि आखिर में कितनी वसूली होगी और इसका ग्राहकों पर क्या असर होगा। अगली खबर जुड़ी हुई है सेबी के उस प्रस्ताव से जिसमें कि सेबी ने बड़े आईपीओज में रिटेल निवेशकों का कोटा घटाने की बात कही है। जानेंगे कि सेबी का ये प्रस्ताव आखिर में सेबी लेकर के क्यों आया है। इसके बाद बात होगी टैरिफ से जुड़ी खबरों की। जी हाँ, अमेरिकी टैरिफ और पेनल्टी की वजह से देश की सरकारी तेल कंपनियों ने रूस के तेल की खरीद रोक दी है। जानेंगे कि आखिर में इसका असर क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद जानेंगे कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर कितनी चोट पहुंच सकती है। ट्रंप ने किन देशों पर भारत से कम टैरिफ लगाए हैं और आखिर में इस पर भी बातचीत करेंगे कि अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के प्रोजेक्ट क्रिप्टो पर जो है क्या कुछ बात हो रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका ब्लॉकचेन में आगे बढ़ना चाहता है। क्या कुछ डिटेल है, क्या कुछ इसके मायने हैं, ये भी आज की चर्चा का बातचीत का हिस्सा रहेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं मॉनसून सीजन से जुड़ी खबर के साथ। मॉनसून सीजन आधा खत्म हो गया है और अब तक बीते मॉनसून सीजन के दौरान देश भर में औसतन 474 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो कि सामान्य के मुकाबले 6% अधिक है। मौसम विभाग का ये मानना है कि आधे बचे मॉनसून सीजन यानी कि अगस्त और सितंबर के दौरान भी देश भर में सामान्य से ज़्यादा बरसात हो सकती है। हालांकि अगस्त में केरल, तटीय कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र में कई हिस्सों में सामान्य से कम बरसात की आशंका भी जताई जा रही है। सर, अगले जो मानसून के जो 2 महीने बाकी रह गए हैं, क्या कुछ अनुमान कह रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े रह सकते हैं? विपुल जी, आईएमडी के जो ताजे आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें अगर आप लॉन्ग पीरियड एवरेज देखें जिस आधार पर मानसून को सामान्य या सामान्य से बेहतर घोषित किया जाता है, वो 106% है। तो अगर मानसून की शुरुआत आप देखें जो कि जल्दी आया था, मई में ही आ गया था, तो मई से और अभी तक जुलाई के अंत तक मानसून की बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण महीना है मानसून का भारतीय फसल के लिहाज से, कृषि के लिहाज से, वो अब शुरू हो रहा है, जो अगस्त और सितंबर का महीना है। इस समय भारत की खेती को सबसे ज़्यादा बारिश की जरूरत होती है और जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, जो संभावना आकलन दिख रहा है, वो सामान्य बारिश का है। लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं और क्षेत्रवार वितरण देखते हैं तो थोड़ी कहीं ना कहीं हमें चिंता पैदा होती है। तो जो मानचित्र आपकी मैप के ऊपर है, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो कई ऐसे हिस्से हैं जो आपको पीले के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जहां हमें डिफिशिएंट या कमजोर बारिश की संभावना होती दिखाई दे रही है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा है, जिसमें उड़ीसा का और तेलंगाना का थोड़ा हिस्सा है, इसमें कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का भी है और बाकी तटीय कर्नाटक और केरल का हिस्सा भी है। इन हिस्सों में मानसून अगर बिलो नॉर्मल रहता है तो ये भारत के जो प्रमुख कपास दलहन उत्पादक क्षेत्र हैं ना, उन पर असर डालेगा। तो मानसून का मिजाज भारत में बेहद अप्रत्याशित है। हमने अक्सर देखा है कि मानसून की शुरुआत अच्छी होती है और अगस्त और सितंबर के महीनों में इसमें कमजोरी दिखाई देती है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, निगाहें इस पर हैं कि मानसून की प्रगति वैसी ही बनी रहेगी क्या अगले 2 महीनों में, जब भारत की फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा है कि मानसून जो सामान्य से ज़्यादा हुआ है, उसका बड़ा असर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाढ़ के तौर पर, शहरों में जलभराव के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो एक बड़ी चुनौती है इस बार मानसून का स्वभाव बदलने के कारण। जी, इस बीच आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट एग्रीगेटर से यूपीआई की पेमेंट को प्रोसेस करने की फीस वसूलने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने इस व्यवस्था को 1 अगस्त से लागू भी कर दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक जिन पेमेंट्स एग्रीगेटर का आईसीआईसीआई बैंक के साथ एस्क्रो खाता होगा उससे हर ट्रांजैक्शन पर 0.02% और अधिकतम 6 रुपये की फीस वसूली जाएगी। लेकिन गैर एस्क्रो वाले खाते वाले एग्रीगेटर से 0.004% से लेकर के 10 रुपये तक की वसूली होगी। सर, आईसीआईसीआई बैंक इसकी वसूली कैसे करेगा और क्या एग्रीगेटर्स ग्राहकों से पैसा लेंगे? विपुल जी, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। एक तकनीकी व्यवस्था है, जिस तकनीकी व्यवस्था के कारण बैंक्स पेमेंट एग्रीगेटर्स का मतलब पेटीएम, गूगल पे या इस तरीके के जो पेमेंट सुविधा देने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर एक नई फीस लगा रहे हैं। होता यह है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो यूपीआई का संचालन करता है, जो उसकी नियंत्रक बॉडी है, वो बैंकों से एक स्विच फीस वसूलता है। वो स्विच फीस ही उसके रेवेन्यू का हिस्सा होती है एनपीसीआई के, जिसके बेस पर वो ये सारी सर्विस यूपीआई की प्रोवाइड करता है। बैंक इस लागत को पेमेंट एग्रीगेटर से वसूलते हैं। तो एनपीसीआई वसूलता है बैंकों से और बैंक इसे पेटीएम और गूगल पे जैसे जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके पास वसूलते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स आमतौर पर जो फीस मर्चेंट से लेते हैं, प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, रिकंसिलिएशन फीस लेते हैं, एक सर्विस चार्ज लेते हैं, ये उनके पास तक चली जाती है। ये है नेटवर्क। इस नेटवर्क में पहले एक्सिस बैंक और येस बैंक शामिल थे जो इस तरीके की फीस ले रहे थे अपने पेमेंट एग्रीगेटर से। अब आईसीआईसीआई बैंक भी इसमें शामिल हुआ और उसने जो शर्तें रखी वो विपुल जी ने आपको बताई ही है, एस्क्रो अकाउंट और नॉन एस्क्रो अकाउंट की। अब यहाँ दुविधा ये है, सवाल ये है कि क्या ये फीस ग्राहकों तक पहुंचेगी? अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि यूपीआई ने पे सरकार ने जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है उसको 0 पर रखा हुआ है और पेमेंट कंपनियों को या बैंकों को लोगों से कोई फीस या ग्राहकों से या यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों से कोई फीस वसूलने की छूट नहीं है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक का ये नया टैरिफ आ रहा है तो मर्चेंट तक तो जरूर जाएगा। धीमे धीमे दबे पांव यूपीआई के भीतर अब फीस चार्जेस आना शुरू हो गए हैं, इससे समझ में आता है। बिल्कुल, यहाँ पर समस्याएं जो है ग्राहकों के लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़े आईपीओज में रिटेल निवेशकों का कोटा घटाने का प्रस्ताव दिया है। गुरुवार को जारी सेबी के कंसल्टेशन पेपर में ये प्रस्ताव दिया गया है। कंसल्टेशन पेपर में लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े आईपीओज में रिटेल निवेशकों का कोटा घटाने तथा संस्थागत निवेशकों का कोटा बढ़ाने की बात कही गई है। सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और सेबी ऐसा क्यों करने जा रहा है? विपुल जी, बड़ा दिलचस्प किस्सा आईपीओ का। इस दस्तावेज को जब आप पढ़िए, मैंने आज सुबह जब इस पूरे दस्तावेज को पढ़ा तो इसमें कई सारे भारतीय शेयर बाजार में का जो मनोविज्ञान है ना आईपीओ को लेकर, उसके बारे में कई दिलचस्प संकेत मिले। ये प्रस्ताव जो सेबी लेकर आया, जिस पर चर्चा हो रही, इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे लिए गौरतलब है, जो हम लोग बाजार को करीब से देखते हैं। पहली चीज तो सेबी ने इस दस्तावेज में माना है कि जब बड़े आईपीओ आते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स बहुत म्यूटेड है, बहुत कम है। अब देखिए, एक तरफ हम ये सुनते थे कि आईपीओ के लिए अप्रूव नहीं होते हैं, लंबी लंबी लाइन लगती है, लोगों के एप्लीकेशन वापस आते हैं। सेबी को यह पता चला है कि जितने भी बड़े आईपीओ हैं उनमें रिटेल निवेशकों का रिस्पांस कमजोर रहता है और उनका कोटा फुलफिल नहीं होता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह होती है कि आईपीओ आने और लिस्टिंग के बाद बाजार में बिकवाली होने के बाद तमाम निवेशक ऐसा समझते हैं, विपुल जी आप इसे बेहतर परिचित होंगे क्योंकि आप उन विशेषज्ञों से अपने कार्यक्रम में बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लिस्ट होगा, उसके बाद लिस्टिंग गेंस निकल जाएंगे, गिरेगा तब खरीद लेंगे, बजाय कि हम आईपीओ खरीद लें। तो एक ये वजह हो सकती है जिस वजह के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा पूरा नहीं होता। तो ये एक बड़ा बदलाव है। नहीं तो आमतौर पर लोग तो पहले आईपीओ में ही सबसे पहले आवंटन लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा पूरा न होने के अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से या रिटेल इन्वेस्टर के पीछे खड़े कुछ एचएनआईज की तरफ से जो बाजार में लिस्टिंग के बाद बिकवाली होती है लिस्टिंग गेंस के लिए, वो भी बड़ा उतार चढ़ाव या बड़ी अस्थिरता लेकर आती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण वजह हैं जिन वजहों से सेबी इस प्रस्ताव पर बात कर रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए या 4,000 5,000 करोड़ रुपए के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के कोटे को कम रखा जाए। जो संस्थागत निवेशक हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हिस्से को स्थिर रखा जाए, बढ़ाकर रखा जाए, जिससे कि एक तो निवेशकों का आधार मजबूत रहे, ज़्यादा उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी ना दिखाई दे और आईपीओ में की ट्रेडिंग में भी आने वाले समय में स्थिरता बनी रहे। तो इस प्रस्ताव पर कंपनियों की, निवेशकों की प्रतिक्रिया मांगी गई है सेबी की तरफ से। पर यह दिलचस्प बदलाव है जो सेबी की पूरी फिलॉसफी से बिल्कुल उल्टा जाता है। जबकि आप पब्लिक इशू लाते हैं तो पब्लिक को ज़्यादा हिस्सेदारी देते हैं, तभी वो पब्लिक इशू होता है, तभी वो
आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती, पर सेबी चाहती है कि पब्लिक की, आम लोगों की हिस्सेदारी शुरुआती तौर पर कम रहे और बड़े निवेशकों का हिस्सा ज़्यादा रहे। लेकिन सर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब सेबी को इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने जो हाथ भी तो जलाए, जितने बड़े बड़े नाम रहे, हुंडई आया सबसे बड़ा, हाथ जले, पेटीएम, एलआईसी, तो इस वजह से जब बड़े नाम आते हैं तो लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं, रिटेल निवेशक, कि जिस उम्मीद से उन्होंने पैसे लगाए उनको रिटर्न नहीं मिल रहे थे। तो ये भी एक वजह है कि बड़े आईपीओ से लोग थोड़ा सा जांच परखने के बाद ही पैसे लगाते हैं। हाँ, तो स्वाभाविक है ना भाई, आप एक बार चाय से जल जाएंगे तो उसके बाद फिर कोल्ड कॉफी भी फूंक के पिएंगे। वो स्थिति है निवेशकों की बाजार में, क्योंकि बड़े आईपीओ में बहुत ज़्यादा हाइप बनती है, वैल्यूएशन ज़्यादा बताए जाते हैं, बुक बिल्डिंग में काफ़ी पैसा कंपनियां वसूलने की कोशिश करती हैं और उस तरह से बाजार में लिस्टिंग नहीं होती है, तो बड़े आईपीओ में कोटा भी पूरा नहीं होता है। तो ये एक किस्म का साइकिल है। अब इस साइकिल में पीछे जाने की ज़रूरत है कि क्या कंपनियों के स्टॉक जिस वैल्यूएशन पर आते हैं वैसे उनके परफॉर्मेंस होते हैं। हमने पेटीएम के मामले में या कई कंपनियों के मामले में देखा कि उनके आईपीओ बहुत ऊंची कीमत पर आए, ऐसा लगा कि जैसे कंपनी सब कुछ पूरी दुनिया जहान आपको दे देगी, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आना शुरू हुए, परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई, तो बिल्कुल उसकी उल्टी थी। जो दुविधा यहां सबसे बड़ी सेबी की दिखाई देती है वो ये कि पब्लिक इशू में पब्लिक का ही हिस्सा कम होगा, आम निवेशकों का हिस्सा कम होगा। ये थोड़ी बात मतलब मुश्किल से चबाई जा सकती है। तो बजाय इसके कि वो छोटे निवेशकों को इस बात के लिए दंडित करे कि वो कम हिस्सा लें, कंपनियों को इस बात के लिए प्रेशराइज किया जाना चाहिए, उनके साथ बात की जानी चाहिए कि वो आकर्षक बनाएं आईपीओ को, प्राइसिंग में वैल्यूएशन कॉम्पिटिटिव रखें, तो शायद निवेशकों की रुचि इसमें बनती दिखाई देगी। बिल्कुल सर। इस बीच यूरोप के प्रतिबंध और अमेरिकी टैरिफ तथा पेनल्टी की वजह से भारत की सरकारी ऑयल कंपनियों ने रूस से तेल की खरीद रोक दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एमआरपीएल ने रूस से तेल की खरीद घटा दी है। ये कंपनियां और मिडिल ईस्ट और दूसरे तेल उत्पादक देशों का अब रुख कर रही हैं। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और न्यारा एनर्जी जैसी कंपनियों ने खरीद नहीं रोकी है, लेकिन संभावना ये है कि भविष्य में प्राइवेट ऑयल कंपनियां भी दूसरे देशों से तेल खरीद बढ़ाएंगी। सर, ट्रंप के टैरिफ की धमकी से रूस से तेल आयात पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप, और अभी जो इम्पैक्ट देखने को शुरुआती इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्या ये आगे चल करके और बढ़ेगा? कि ये मामला भारतीय तेल कंपनियों के लिए काफ़ी भारी पड़ता दिख रहा है। आज शेयर बाजार में भी जो स्थिति थी ऑयल कंपनीज की, वो आप बेहतर ढंग से देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाते समय एक पीनल टैरिफ की घोषणा की। जैसा मैंने कल बताया कि भारत दूसरा देश है जिस पर पीनल टैरिफ लगाए गए। फेंटेनॉल का एक पीनल टैरिफ चाइना पर लगा हुआ है। माना जा रहा है कि ये टैरिफ 10%, 20% हो सकता है। जो कानून आ रहा है अमेरिका में वो तो 500% टैरिफ का है। हमें पूरी परिस्थिति समझनी जरूरी है कि तेल कंपनियों में इतनी बेचैनी क्यों है और सरकार क्यों बेहद असमंजस की स्थिति में वो क्या करे। एक तो अमेरिका में जिस कानून को लाए जाने की तैयारी हो रही है वो बाईपार्टिजान है, यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ये चाहते हैं कि भारत, चीन जैसे देश जो रूस की से कारोबार करते हैं, हथियार खरीदते हैं, और रूस की पूरी जो युद्धोन्माद है, जो पूरा 2 साल से वो युद्ध लड़ रहा है, उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, रूस को ताकत देने में मदद करते हैं, इन पर सख्ती की जाए। दूसरी चीज है कि यूरोप भी इस पूरे मामले में ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। यूरोप ने तो अपने अलग से ही सैंक्शंस पर प्रतिबंध लगाए। इस वजह से रूस से आयात अब बंद होने की तैयारी है। चूंकि इतने टैरिफ लगे हैं कि कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती, तो सरकारी रिफाइनर ने तो अपनी तेल खरीद कल से ही रोक दी। कल ही विपुल जी हम लोगों ने चर्चा की थी कि टेंडर सब जो अगस्त के जितने भी रशियन यूराल ग्रेड क्रूड के जितने टेंडर थे वो सब रुक गए थे, और अब तो ये स्पष्ट है कि जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, इन्होंने अपनी खरीद रोक दी है। अब वो कोशिश कर रही है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजार से, वेस्टर्न अफ्रीका के जो मेना रीजन के बाजार हैं वहां से खरीद शुरू करें। दरअसल रूसी तेल पर जो छूट थी वो करीब $10 से $12 पर बैरल के आसपास थी, जो अब घटकर केवल $2.5 से $4 पर बैरल के आसपास रह गई है। निजी रिफाइनरीज ने भी बंद कर दिए। इनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनसे सप्लाई आ रही है, और लेकिन अब जब प्रतिबंध लगने का खतरा है तो इन्हें भी अपने आप को अब रूस के तेल से अपने आप को वापस करना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात हो रही है उसमें कंपनियों के बाकी कारोबार भी प्रभावित हो सकते हैं। यूरोप भी प्रतिबंध लगाएगा और अमेरिका भी प्रतिबंध लगाएगा, इसलिए रूसी तेल के आयात में काफी कमी होगी। जून तक भारत करीब 43% के आसपास तेल आयात करता था। कंपनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था कि उनको सस्ता तेल मिलता था रूस से, यूराल ग्रेड का, और उसका वो बाहर निर्यात करते थे। तो रूस के तेल की पाइपलाइन तो अब बंद होना तय है कि कंपनियां ये जोखिम नहीं ले सकती कि उनके कारोबारों पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा दिया जाए। एक छोटा सा सी नजीर
परसों कल दिखाई दी। ईरान से काम करने वाली कुछ केमिकल कंपनियां जो भारत की हैं उनके ऊपर ईरान ने प्रतिबंध लगा ही दिए हैं। लेकिन सर, ये जो यूरोप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर क्या असर देख रहे हैं आप इस पे? इसमें भी जो असर पड़ेगा। दूसरा ये कि कंपनियों में इतनी बेचैनी एक और वजह से जो मैं जोड़ दूं, फिर निर्यात पे आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक कहा है कि रूस को यूक्रेन के साथ अगले 8 दिनों में, 8 से 10 दिनों में युद्ध विराम कर लेना होगा, नहीं तो टैरिफ आ जाएंगे। इतनी शॉर्ट डेडलाइन दी है। हालांकि रूस मानेगा कि नहीं ये पता नहीं, ट्रंप की डेडलाइंस को कितना ऑनर किया जाएगा या माना जाएगा ये नहीं पता है, क्योंकि कल भी यूक्रेन पर हमले हुए हैं। लेकिन जितनी सख्ती के साथ डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप सफल है अपनी रणनीतियों में, जितनी सख्ती के साथ वो प्रतिबंधों की तरफ बढ़ रहे हैं और वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, इस वजह से भी तेल कंपनियों में ज्यादा बेचैनी, और इसलिए उन्होंने अपने आप को किसी संकट से बचाने के लिए पीछे कर लिया। निर्यात पर आते हैं। निर्यात एक महत्वपूर्ण पहलू है भारत की रिफाइनर्स का। जैसे मैंने कहा कि यूराल ग्रेड क्रूड आता था, सस्ता क्रूड था, उससे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते थे, गैसोलीन, डीजल और बाकी चीजें, वो यूरोप को निर्यात किए जाते थे। 18 जुलाई के बाद से ईयू ने रूस से बने हुए कच्चे तेल से या क्रूड से जो भी रिफाइंड फ्यूल आता था वो उसको रोक दिया था। तो भारतीय कंपनियों के लिए वैसे ही यूरोप का बाजार बंद हो रहा था। कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड और यूके को थोड़ी छूट दी गई थी। भारत की एक रिफाइनरी है नायरा एनर्जी, इस पर तो सीधे प्रतिबंध लगा दिए थे ईयू ने, जिससे कि यूरोप को शिपमेंट रोक दी गई थी। अब अगर आप इसे गौर से देखें, 2025 में ईयू को भारत ने करीब करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिए थे, जिसमें से जो ज्यादातर रूसी तेल से बने थे, ऐसा बाजार के सूत्र बताते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का करीब 30 से 60% डीजल और गैसोलीन यूरोप को जाता है, जिसमें रूस के इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। नायरा एक और भी कंपनी है जो इससे प्रभावित हुई है। अब जब ये सस्ता कच्चा तेल आना बंद होगा यूराल ग्रेड का, तो इन कंपनियों को ब्रेंट के साथ अबू धाबी के या पश्चिमी अफ्रीका के तेल को खरीदना पड़ेगा। इससे रिफाइनरों के मुनाफे में कमी आएगी, क्योंकि यूरोप का एक तो बाजार, अगर रूस का के तेल से रिफाइनिंग की जाएगी तो यूरोप के बाजार में माल बेचना मुश्किल होगा। और यूरोप ये एक बड़ा पहलू है जो भारत के ऑयल कंपनीज के मुनाफों को आने वाले समय में प्रभावित करेगा, क्योंकि रूस की तुलना में इन देशों में जहां से अब कच्चा तेल आयात होगा उसकी लागत कम होने वाली है। रिलायंस और बाकी रिफाइनर्स को नुकसान होगा, और इसीलिए आज हमने भारत की प्रमुख तेल कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट भी देखी है। हाँ बिल्कुल, अच्छी खासी गिरावट रही सर। HPCL करीब 4.25%, IOC 3%, BPCL 4.25%, MRPL करीब 2.5% टूट करके बंद होते हुए दिखाई दिए। तो अब ये दबाव आगे भी जिस तरीके की स्थितियाँ बन रही हैं, आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ 1 अगस्त से दुनिया भर के देशों पर लागू हो गए हैं। ट्रंप ने उन सभी देशों के लिए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी है जिनके साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई है। ये टैरिफ 10% से लेकर के 50% तक है। ट्रंप ने कनाडा के लिए 30% टैरिफ को बढ़ा करके 35% कर दिया है। भारत पर पहले ही 25% टैरिफ है और इसको पेनल्टी के साथ लगाया गया है। ट्रंप ने जिन देशों के साथ ट्रेड डील की है उनमें अधिकतर पर 15% टैरिफ लगाया गया है। सर, आज 1 अगस्त है और इस टैरिफ के बाद अब दुनिया किस तरीके से बदल गई है, ये जरा दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल जी, आज हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भारत के रोजगार, शेयर बाजार, निवेशक सबकी जान इसमें अटकी है। दरअसल आप माने या ना माने, इनकार करें या स्वीकार करें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर स्टेब्लिश कर दिया है पूरी दुनिया में, और उसे हमें करीब से समझना जरूरी। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की अपनी नई सूची जारी की। अब आप भूल जाइए अप्रैल की सूची को, उसके बाद की धमकियों को। फिलहाल इसी सूची को अंतिम माना जा रहा, और इसमें कई खासे बड़े फेरबदल किए गए। मैक्सिको के साथ टैरिफ को 90 दिन के टाल दिया गया। ब्राजील पर 50% टैरिफ बनाए रखा गया। अब शुरुआत में चर्चा आई कि 10% होगा, लेकिन उसके बाद लिस्ट के बाद एक रिवीजन आया व्हाइट हाउस की तरफ से, उसमें 50% टैरिफ होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस टैरिफ की पूरी सूची को जब मैंने सुबह उंगलियों की दुनिया में भी बताया दर्शकों को, उसके समझने की कोशिश की, अब हमें पूरी दुनिया ट्रंप के लिए 3 हिस्सों में बंट गई है, और ये सच्चाई, वास्तविकता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। एक है उनके दोस्तों की दुनिया, दूसरी उन तटस्थ देशों की दुनिया, और तीसरी जिनको वो सजा देना चाहते हैं, जिनसे वो नाराज हैं।
और इस दुनिया में अलग अलग टैरिफ रेट हैं और ये सब डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था और जीरो टैरिफ वो सब ध्वस्त हो गया है, खत्म, वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई। आप देखिए उनके दोस्त देश कौन है और उन पर 15% टैरिफ है। जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, इन पर करीब करीब 15% टैरिफ है। कई क्षेत्रों में इन्हें स्पेशल छूट मिली है, लेकिन इसके बदले इन्होंने अमेरिका में भारी निवेश किया है, बाजार, एग्रीकल्चर के लिए बाजार खोला है, अमेरिका का गैस और तेल खरीदने का फैसला किया है या अमेरिकी बोइंग कंपनी के जहाज खरीदने की बात कही है। तो ये वो दोस्त देश हैं जिनको 15% टैरिफ के दायरे में रखा गया औसतन। तो ये है। कुछ तटस्थ देश हैं जिनके पास, जिनसे यूरोप का व्यापार, अमेरिका का व्यापार घाटा कम है, छोटे सौदे हुए हैं और उन्होंने कुछ पलटकर बड़ा ट्रंप को नहीं दिया है सौदेबाजी की व्यवस्था में। ये बड़ा क्लियर कट स्ट्रक्चर है जिस पर हम लोग विपुल जी लगातार बात कर रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को। थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश हैं जिनके साथ छोटे व्यापार सौदे हुए हैं या होंगे, व्यापार घट कम है, इन पर 19 से 20% की टैरिफ दरें लगाई गई हैं। यानी 15% दोस्तों के लिए जो तटस्थ हैं, जिनसे सीधा कोई बड़ी चुनौती नहीं है, उन पर 19 से 20% की। बाकी जो तमाम छोटे छोटे देश हैं, तमाम छोटी अर्थव्यवस्थाएं, उनके ऊपर 10% का डिफॉल्ट टैरिफ है। वो जो सामान अमेरिका के बाजार में भेजेंगे उस पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ये देखिए ट्रंप की दुनिया में जिन्हें सजा मिली है, और ये सजा पाने वाले देश बेहद अनोखी सूची है। सीरिया 41%, लाओस, म्यांमार 40%, स्विट्जरलैंड पे 39% टैरिफ है, यूरोपियन यूनियन पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%। यानी यूरोप का चीज 15% पे बिकेगा, स्विट्जरलैंड का मिल्क प्रोडक्ट अगर अमेरिका में जाएगा तो उस पर 39% टैरिफ लगेंगे। इराक पर 35%, कनाडा के साथ व्यापार रिश्ते फिर खराब हुए पिछले 24-48 घंटों में, 35%, ब्राजील पे 50%, दक्षिण अफ्रीका 30%, भारत पर 25% प्लस पेनाल्टी कितनी होगी पता नहीं, और चीन पर 34%, मैक्सिको को 90 दिन की छूट की दी गई। यह है ट्रंप की टैरिफ दुनिया। इस टैरिफ दुनिया को आप करीब से देख सकते हैं, और इसी के बेस पर अब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन नए सिरे से बनेगी, कम से कम जब तक ट्रंप का कार्यकाल रहता है। बिल्कुल। लेकिन सर, अब इस सब का असर दुनिया की सप्लाई चेन पर किस तरीके से देख रहे हैं आप? और यही समझना जरूरी है कि अब सप्लाई चेन, क्योंकि सप्लाई चेन हमारी सबकी जिंदगी आसान करती हैं, महंगाई कम करती हैं। एक जगह पुर्जा बनता है, दूसरी जगह उसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनता है, और इसी तरह से हमने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को तैयार होते हुए देखा है। अब वो सारी सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई, तो हम कुछ खास उत्पाद और उद्योगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब होने वाली है। सबसे पहले मेटल्स को लेते हैं। ट्रंप ने जो कल सूची जारी की आज, उसमें कॉपर पर, स्टील पर टैरिफ 50% बनाकर रखे गए हैं। ट्रांसशिपमेंट टैक्स वियतनाम पर 40% रहेगा, और जो बाकी अलग से पीनल टैरिफ आएंगे वो स्टील एल्युमिनियम में जो सबसे बड़े सप्लायर हैं, कनाडा, ब्राजील, ईयू, भारत, चीन और कोरिया, इन पर 25 से 50% टैरिफ है, क्योंकि स्टील एल्युमिनियम पर इस टैरिफ को अलग रखा गया है। अमेरिका में इसकी कीमत बढ़ेगी, दुनिया के मेटल बाजार की तरफ से एशिया में डंपिंग होगी, क्योंकि अमेरिका में इंपोर्ट अब महंगा हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में आपको दुनिया के बाजारों में कमोडिटी के 2 रेट दिखाई देंगे, अमेरिका की महंगी कमोडिटी और बाकी जगह सस्ती कमोडिटी। अब यह सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है, प्रोड्यूसर्स को, बायर को नए सिरे से बाजार में को संभालना होगा। कॉपर 50% टैरिफ है, इसके ऊपर तो अधिसूचना भी आ गई है। ज्यादातर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की जो सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित होगा रिस्क क्या कि जैसे जैसे अमेरिका में कॉपर महंगा होगा, प्रोड्यूसर्स एशिया के बाजारों में कॉपर की डंपिंग शुरू करेंगे। खतरा यह है कि मेटल में डंपिंग का सबसे ज्यादा खतरा होता है विपुल जी। मेटल में अगर अमेरिका के बाजार में मांग कम हुई टैरिफ के कारण, तो ये जो अतिरिक्त उत्पादन है ये बाकी देशों में आना शुरू होगा, और फिर वहां भी एंटी डंपिंग ड्यूटी और डंपिंग रोकने की तमाम कवायदें करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लेते हैं करीब से। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप सप्लाई चेन को देखें, चीन पर 34% टैरिफ है, ताइवान, भारत और वियतनाम पे 20 से 26% टैरिफ है। ये वो सप्लाई चेन है जो दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करती है, जैसे कि एप्पल का आईफोन भारत में बनता है, ताइवान में कुछ हिस्से बनते हैं, और चीन से कच्चा माल आता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और उपकरण अमेरिका में महंगे होंगे, क्योंकि भारत पर 25% टैरिफ है, वियतनाम पर करीब 20% टैरिफ है, ताइवान भी 20% की टैरिफ में। अमेरिकी कंपनियां कोरिया और जापान और ईयू से सप्लाई लेना शुरू करेंगी। उसकी वजह यह कि इन देशों को 15% टैरिफ का फायदा मिल रहा है, इनसे जाने वाले सामानों पर 15% टैरिफ है, और यह अमेरिका में अपना उत्पादन शुरू करेंगी। इसका असर हमें दिखाई देगा कि जो ऊंचे टैरिफ वाले देश हैं वहां से कंपनियां शिफ्ट होंगी, और वो कोरिया, अमेरिका या जापान की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। ये सप्लाई चेन का दूसरा हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम देखते हैं। इसके बाद हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अमेरिका में इन सारे उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, इन्वेंट्री का थोड़ा मैनेजमेंट मुश्किल होगा। अब कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए वो एक से अधिक सप्लायर्स पर ध्यान दें।
कपड़ा और टेक्सटाइल एक और बड़ा हिस्सा है जिसमें बेहद फेरबदल दिख रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत गारमेंट के बड़े एक्सपोर्टर्स में है, बड़ा रोजगार भारत पे इसको मिलता है। बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम पर 19 से 37% तक टैरिफ है। अमेरिकी खरीदारों को अलग अलग कीमत पर अलग अलग देश के सामान मिलना शुरू होंगे। जिनके अब ऑर्डर कम टैरिफ वाले देशों पे जाएंगे, जहां बेहतर बेहतर डील मिल रही है, उसमें बांग्लादेश, कंबोडिया हो सकता है। भारत ये बाजार गंवाएगा, नुकसान होगा। एशिया का कपड़ा निर्यात वैसे कमजोर है, लेकिन अब अमेरिका में कोशिश होगी कि मैक्सिको और कनाडा से कपड़े की आपूर्ति ली जाए, क्योंकि चीन के लिए भी ये इस टैरिफ के कारण अमेरिका का बाजार प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। उसके बाद हम आते हैं ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर। सबसे जरूरी हिस्सा था कनाडा, मैक्सिको, जापान के साथ 15-35% की ड्यूटी है। जो यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है, यूएसएमसीए एग्रीमेंट, इसमें छूट भी है। भारत, चीन और कोरिया पर 25 से 34% है, लेकिन इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जहां पर अमेरिका से पहुंचने वाली कारों में टैरिफ कम। इसमें जापान को सबसे ज्यादा फायदा है। उत्तर अमेरिका की जो ऑटो सप्लाई चेन है उस पर दबाव बनेगा और कोशिश होगी कि अमेरिका के आसपास अब सप्लाई चेन क्रिएट की जाए। इसके अलावा एनर्जी और एग्रीकल्चर, ये दो और इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सफलता के साथ अपने ऊर्जा को और अपने कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचा दिया। कोरिया करीब $100 बिलियन की एनर्जी खरीदेगा। पूरा का पूरा जो ट्रंप के दोस्तों का ग्रुप है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिन्हें 15% टैरिफ का फायदा मिला है, वो अब मिडिल ईस्ट और रशिया से अमेरिका की एनर्जी बाइंग की तरफ जाएगा, जबकि जिन पर सजा लगने वाली भारत जैसे देश हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे। भारतीय चावल, मसाले, डेयरी, ब्राजील का मीट, अर्जेंटीना के सोया पर ऊंचे टैरिफ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि अमेरिका का निर्यात कई देशों में, कोरिया, जापान और वियतनाम में तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अमेरिका जिस कृषि बाजार को खोलने की तैयारी कर रहा था, जिसकी कोशिश कर रहा था, वो उसे मिल गया है। इस पर इस बार के अर्थ में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। हाँ, तो मेरा सवाल भी अगला वही है सर कि आखिर में अगर जो करना था ट्रंप साहब को, देश दुनिया भर में टैरिफ लगा दिए गए, अमेरिका के लिए इसमें सबसे बड़े फायदे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो टैरिफ डील इन्होंने दुनिया भर के साथ की है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बड़े फायदे मिले हैं इसके, और वो फायदे स्थापित होते दिख रहे हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने अपने शर्तों पर झुका लिया। जो नहीं माने उनको सजा दे दी। तो अमेरिका का जो इतना बड़ा बाजार है, उस बाजार का डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार की तरह बेहद ताकतवर इस्तेमाल किया। अगर आप ध्यान से देखें तो जनवरी जुलाई में करीब $124 बिलियन का रेवेन्यू मिला। साल के अंत तक $300 बिलियन का रेवेन्यू मिलेगा बढ़ी हुई टैरिफ से। हालांकि महंगाई आएगी। अमेरिका में प्रति परिवार करीब $1270 पर का टैक्स कलेक्शन होगा। 1993 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। दूसरी चीज है कि अमेरिका को दुनिया के बाजारों में पहुंच भी मिली और निवेश भी मिला। EU $600 बिलियन लगा रहा है, जापान $50 बिलियन डॉलर ला रहा है, कोरिया करीब $350 बिलियन का निवेश कर रहा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया में निवेश करता था, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं वापस अमेरिका की अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगी, वहां रोजगार बनेंगे, बढ़ेंगे, और इसके साथ LNG मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग मिल रही है, और बोइंग को बाजार मिल रहा है। कृषि की बात हमने कही, कृषि को लेकर एक बड़ा बाजार, डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर काफी उत्सुक थे और उन्होंने बहुत तेजी के साथ दुनिया के में अमेरिकी कृषि सामानों का बाजार खोल दिया, जो कभी खोला नहीं जा सका। WTO की विफलता की जड़ में यही था। अमेरिका इस बात पर दबाव बनाता था कि विकासशील देश उसके कृषि उत्पाद खरीदना शुरू करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन बाजारों में अमेरिका का सोया, कॉटन, राइस ये पहुंचना शुरू होगा। एक नए तरीके का गुट बनाने की तैयारी है, जिसमें कोरिया, EU और जापान जैसे देश होंगे। इनके पास अमेरिकी सप्लायर्स होंगे और ये अमेरिका को सप्लाई करेंगे। अब इससे पहले तक जो पूरी दुनिया में फैली हुई सप्लाई चेन थी, वियतनाम, भारत, ये सारे लोग अमेरिका के बाजार में अपना माल बेचते थे, वो नहीं होगा। इस टैरिफ व्यवस्था से चुनिंदा सप्लायर्स होंगे जो अमेरिका के बाजार में अपना सामान बेच पाएंगे। और इसके अलावा जो विदेश नीति है, ट्रंप ने ट्रेड के साथ अपना दबदबा पूरी दुनिया में शामिल कर लिया है। रक्षा सौदों पर दबाव बनाया है, हथियार बेचने के लिए हथियार की जो सप्लाई चेन है अमेरिका की, उसको यूरोप के साथ इस्टेब्लिश किया है। तो अगर आप अमेरिका के नजरिए से देखें तो नुकसान जहां है वो महंगाई बढ़ने को लेकर है। अमेरिका के भीतर इन टैरिफ के आने के बाद महंगाई बढ़ेगी। नुकसान जहां है वहां थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ने की संभावना है। पर फायदे की दृष्टि से अमेरिका ने पूरी दुनिया की व्यापार व्यवस्था को अपने तरह से बदल दिया। ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक शतरंज की बिसात पर बैठा और एक चलती हुई पूरी बाजी को हटाकर उसने अब सारे मोहरे अपनी तरह से लगा लिए। और यही डोनाल्ड ट्रंप जनवरी से अगस्त तक कर रहे थे। बिल्कुल। और सर, अगर जरा घरेलू बाजार की बात कर लेते हैं, भारत के लिए कितनी चोट पहुंच सकती है ये जो 25% टैरिफ लगा है इस पर?
हाँ विपुल जी, ये भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय, इस समय अगर आप उसको देखें, वो मुझे एक शेर याद आता है ना कि जख्म है और नमक फिशानी है, दोस्ती दुश्मन है जानी है। ये ऐसे दोस्त हैं ट्रंप, इन्होंने 3-4 बड़े काम किए इस टैरिफ को, और अगर आप स्लाइस डाइस करें तो आपको पूरा डिज़ाइन दिखता। पहली चीज़ तो ये कि भारत के जितने प्रतिस्पर्धी देश हैं जिस भी सामान में अमेरिकी बाजार में, चाहे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स हों, चाहे भारत के गारमेंट्स हों, या भारत से जाने वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, उन सब में भारत के प्रतिस्पर्धियों के टैरिफ भारत से कम है। यानी वो सब, बांग्लादेश का कपड़ा, श्रीलंका की चाय, थाईलैंड के इलेक्ट्रॉनिक्स, वियतनाम और ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब भारत से सस्ते अमेरिका के बाजार में जाएंगे। तो जितने देश देखें आप, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश से चावल के मामले में भारत का प्रतिस्पर्धी है पाकिस्तान को, ये सारे देशों का तो भारतीय निर्यात बड़े पैमाने पर गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएंगे, हो गए हैं इस टैरिफ की सूची को देखकर। एक जो सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में आने वाले समय में कोई डील नहीं हुई, जिसकी संभावनाएं हैं भी और नहीं भी हैं, तो जो भारतीय कंपनियों को पिछले 7-8 साल में बुलाया गया था और उन्हें अमेरिकी बाजार में निर्यात के लायक बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स खासतौर पर उसमें निर्यात था, वो कंपनियां अब वापस सस्ते टैरिफ वाले क्षेत्रों की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। ये बात हम पिछले अर्थम में भी बता चुके हैं। जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं, नहीं हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर पुराना अर्थम देख लीजिए। ये हमने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा ही ट्रंप कुछ करने वाले हैं, तो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। जिन देशों के में अब अमेरिका के सबसे कम टैरिफ हैं, उद्योग वहां वापस पहुंचना शुरू करेंगे कि उससे उनको अमेरिका के बाजार में पहुंचने में आसानी होगी और सस्ता होगा। तो अब भारत के लिए बड़ी चुनौती है, ये कंपनियां कैसे रुकेंगी, क्योंकि उनके पास अमेरिकी बाजार ही सबसे बड़ा बाजार है। भारत का सबसे बड़ा बाजार था अमेरिका, करीब 18% निर्यात में हिस्सा रखता था। उस बाजार में पाकिस्तान का चावल सस्ता बिकेगा और भारत का बासमती महंगा बिकेगा, ये संभव नहीं है। तो बाजार खोने का खतरा, इसलिए इतनी बेचैनी, इतनी चुनौती है। तात्कालिक तौर पर भारत सरकार के पास अभी कोई बड़ा समाधान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रीसेट है, बहुत बड़ा डिसरप्शन है भारत के पूरे एक्सपोर्ट स्पेस में। कल हमने विस्तार से उन उद्योगों की चर्चा की थी जिनको आज दोहराने की जरूरत नहीं है, जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, पर हम बता देते हैं। फार्मास्यूटिकल है, चमड़ा है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एग्रीकल्चर है, सी फूड है, ये सब, इन सब में भारत के जो प्रतिस्पर्धी देश हैं विपुल जी, उन सब के टैरिफ भारत से कम है। तो ये सारे ये सारे देश भारत से इन बाजारों में बढ़त लेंगे अगर दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच कोई संधि नहीं होती और वो टैरिफ नहीं मिलते। क्योंकि अगर टैरिफ 25% से ऊपर 10% भी आते हैं, 20% भी आते हैं, रशियन पीनल टैरिफ आते हैं, तो भी वो 35 से 40% टैरिफ भारत के अमेरिकन एक्सपोर्ट के लिए तो बेहद बड़ी खतरे की घंटी है। चलिए अब इसके और असर को समझते हैं, क्योंकि भारत पर ट्रंप के ज़्यादा टैरिफ का असर अब शेयर बाजार और करेंसी बाजार पर भी पड़ रहा है। शेयर बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है और आज तो हमने बड़ी गिरावट देखी। भारतीय करेंसी रुपए में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 महीने के निचले स्तर तक टूट गया है। उधर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। साथ में डेट मार्केट में भी उनकी बिकवाली बढ़ी है। जुलाई में लगातार चौथे महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट मार्केट में नेट बिकवाली की है। असर टैरिफ का बाज़ारों पर जो असर देखने को मिल रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्दनाक है निवेशकों के लिए। शेयर बाज़ार इस टैरिफ को किस तरीके से एडजस्ट करेगा आगे चल के? देखिए, शेयर बाजार वो सारे टैरिफ देख रहा है और बेहतर ढंग से देख रहा है। आप इन्हीं टैरिफ को उठाकर भारत की प्रमुख कंपनियों पर लगा दीजिए जो एक्सपोर्ट करती थी, तो आपको उन पे असर दिखाई देगा और उसको इस शेयर मार्केट में उनकी कीमतों से देख लीजिए। तो ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। भारत की जो प्रमुख निर्यात कंपनियां हैं, जिनकी इनकम, जिनकी आय अमेरिका के बाजारों से होती थी, उस पर तो बड़ा असर पड़ने वाला, चाहे उसमें फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल हो और ऑयल की कंपनियां हो, इनके ऊपर, और बाकी जो प्रमुख उद्योग हैं। तो बाजार के लिए तो निराशाजनक है। बाजार के लिए निराशाजनक इससे ज़्यादा ये भी बड़ी बात है कि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे थे। रिपुल जी, हम लोग बार बार इससे पहले की चर्चाओं में, आपको याद होगा, चर्चा करते रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने की संभावनाएं बनते ही विदेशी निवेशकों ने बिकवाली शुरू की थी, अगर आप ध्यान दें। और वो पूरा एक सीक्वेंस है जो हमें दिखाई देता कि उनको पता था, विदेशी निवेशकों को मालूम था कि इस तरीके की टैरिफ पॉलिसी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको कह चुके थे, वो लेकर आएंगे और भारत उसका टारगेट होगा। तो डर यह है कि भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बाहर जा सकता है और विदेशी निवेशक तो बिकवाली कर ही रहे हैं। इस बीच में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ गई। मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, $72-73 के आसपास कच्चा तेल पहुंच गया। उसके असर से विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपया और ज्यादा टूटा। कल तो
न्यूनतम स्तर तक पहुंचने वाला था, तब रिजर्व बैंक को अपनी तरफ से दखल देके इसे रोकना पड़ा। तो पूरा का पूरा टैरिफ का मसौदा भारतीय शेयर बाजारों का मूड खराब करने के लिए, मन खराब करने के लिए, चिंताएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और इसीलिए एफएमसीजी को छोड़ दीजिए तो आज बाजार में कहीं कोई सक्रियता नहीं दिखाई दी। एफएमसीजी का मतलब डोमेस्टिक मार्केट, क्या भारतीय बाजार के लिए है। तो धीमे धीमे कंपनियां इस पर एडजस्ट करेंगी, समझने की कोशिश करेंगी, हमें जॉब कट्स दिखेंगे, प्रोडक्शन में कटौती दिखेगी और उसके बाद फिर परिस्थिति स्पष्ट होकर सामने आएगी। 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट खाली निफ्टी में देखने को मिली है और 24,600 की लोग बात कर रहे थे बहुत सारे एक्सपर्ट, वो आज बुरी तरह टूटा है। 24,565 का स्तर देखने को मिला, 24,535 जो है वो इंट्राडे लो देखने को मिला है। सर यहाँ से मतलब अगर कुछ उम्मीद की किरण जो है कुछ दिखाई दे रही है, क्योंकि फार्मा में तो आज बड़ी पिटाई देखने को मिली, जैसा अभी आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को। अरविंदो फार्मा 5%, ग्रैनुअल सब 5%, सन फार्मा 4.5%, मतलब 5%, 3% से लेके 5% के बीच में कम से कम 15-20 कंपनियां आज में गिरावट देखने को मिली। तो कुछ मतलब आगे कुछ हरी घास, कुछ ग्रीन शू दिखाई दे रहे हैं या फिर अभी दबाव रहेगा? ये सब ट्रंप के मारे हैं और ट्रंप की मार अभी जारी है। अभी बाजार एक और झटके का इंतजार कर रहा है, जो रशियन टैरिफ है। अगर वो टैरिफ नहीं आता तो तब भी ठीक, वो आता तो परिस्थिति थोड़ा ज़्यादा जटिल होगी। लेकिन हाँ, ये कि परिस्थितियों के बाद देखिए, एक्सपोर्ट बाजार हासिल करना इतना आसान नहीं था। अमेरिका में की कंजम्पशन पावर बहुत ज़्यादा है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस बाजार का बहुत सफाई और चतुराई के साथ इस्तेमाल किया है। तो ये जो पैनिक है, ये जो झटका है, कल भी जब बाजार बढ़ा था तो हमने आपसे संकेत दिए थे कि बाजार जब टैरिफ को समझेगा तो रिएक्ट करेगा। तो अभी बाजार पर ये दबाव बराबर, स्टॉक्स पर ये दबाव बना रहेगा। रणनीतियां बदलनी पड़ेंगी म्यूचुअल फंड्स को, इन्वेस्टर्स को। आईटी जो इतना बड़ा सेक्टर है उसके लिए बेहद मुश्किल, चुनौती भरा दौर लग रहा है। तो बाजारों में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है, थोड़ा संभल कर निवेश करने की और थोड़ा ठहर कर चीजें देखने की जरूरत है। उम्मीद की किरण यही है कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार डील हो जाए और उस डील में भारत को उतने टैरिफ मिल जाए जितने जापान कोरिया को मिले हैं, 15%, 16%। देखिए बाजार वापस दौड़ने लगेगा, चलना शुरू कर देगा। यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि हम पर ज्यादा टैरिफ लगाए गए, ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि हमारे प्रतिस्पर्धी पर कम टैरिफ लगाया गया है। और ये जो फैक्टर है ये बाजारों को ज्यादा व्याकुल कर रहा है। जी चलिए, तो इस पर और ज़्यादा डिटेल में बातचीत आप रविवार को सुन सकते हैं। नरेंद्र सोलंकी जी से हमने बातचीत की है, हेड फंडामेंटल रिसर्च इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के। रविवार को दोपहर 3 बजे इसी पहलू में बातचीत होगी कि अब कौन से सेक्टर में उम्मीद लगाएं कि यहाँ पे रिकवरी आ सकती है, बाजार में रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि पिछले 10 सालों में 5 बार ऐसा रहा है कि अगस्त सीरीज़ के अंदर दबाव रहा है और पिछले 5 सालों के अंदर 4 बार हरे निशान में बंद हुआ है। तो जुलाई के बाद अगस्त सीरीज़ खराब रहेगी या फिर अच्छी रहेगी, तो इस पर हमने डिटेल में बातचीत की है, वो आप संडे को सुन सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा जाएगा। अमेरिका क्रिप्टो और ऑन चेन मार्केट में लीडरशिप चाहता है, जिस मकसद से प्रोजेक्ट क्रिप्टो लॉन्च किया गया है। सर, इसके प्रोजेक्ट में, सेक के प्रोजेक्ट में क्रिप्टो में क्या कुछ खास चीज़ें रहेंगी? ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी परसों ही अमेरिका में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपनी क्रिप्टो पॉलिसी घोषित की थी और उस क्रिप्टो पॉलिसी के तहत अमेरिका में अब वो सारे क्षेत्र खोल दिए गए हैं जहां क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और जो अमेरिका का कमोडिटी रेगुलेटर, इन्हें 2 अलग अलग हिस्सों में क्रिप्टो के रेगुलेशन की जिम्मेदारी दी गई। जो टोकेनाइज्ड कमोडिटी होंगी उनको कमोडिटी रेगुलेटर तय करेगा और जो फिनेंशियल प्रोडक्ट होंगे क्रिप्टो पे बने हुए उन्हें एसईसी करेगा। तो एसईसी ने प्रोजेक्ट क्रिप्टो लॉन्च किया है। ये स्टॉक्स के टोकेनाइज ट्रेडिंग कैसे हो इसके रूल और नियम तय करेगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टॉक ट्रेडिंग की मुख्य धारा में लाएगा, अपने सारे रेगुलेशन को नए सिरे से सुगठित करेगा और उसमें निवेशकों की सुरक्षा, लीगलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें शामिल की जाएंगी। और ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव है। अमेरिकी शेयर बाजार अब अपने अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है जहां वो डिजिटल, डीफाई और क्रिप्टो में ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा है। और ये बड़ा शिफ्ट है, बड़ा ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम से एक नए ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ शिफ्ट है और यही वो प्रोजेक्ट क्रिप्टो है जिसकी घोषणा, जिसकी शुरुआत की गई है। अब इसमें धीमे धीमे आने वाले समय में और भी इसके डिटेल या ब्यौरे निकलकर सामने आएंगे। जी चलिए, तो इसी के साथ कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय हो गया है। लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सर, अर्थम पर अपडेट क्या है? इस बार का अर्थम किस विषय पर है? क्योंकि घटनाक्रम जो है काफ़ी सारे होते हुए दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं।
देखिए, इस बार के अर्थम में आप जरूर जुड़िए और ये जानने की हम कोशिश करेंगे, आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, सबसे बड़ा सपना था, सबसे बड़ी रणनीति थी, वो कैसे सफल हुई। वो कौन सा एक ऐसा क्षेत्र था जिसे लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खोल देना चाहते थे। उसी एक क्षेत्र के कारण दुनिया में WTO वार्ताएं असफल हुई थी और शुरुआत से 1947 से अमेरिका का यह सपना था, जब से गैट वार्ताएं शुरू हुई थी, कि इस एक उत्पाद में उसको दुनिया का बाजार मिल जाए और डोनाल्ड ट्रंप उसमें सफल रहे। वो कौन सा बाजार था? और वही बाजार था जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच संधि नहीं हो सकी और उसी बाजार को बाकी देशों ने अपने लिए खोला है। विस्तार से ले चलेंगे आपको दुनिया की सबसे दिलचस्प और पेचीदा व्यापार व्यवस्था में, जिस पर दुनिया में कभी सहमति नहीं बन सकी, और डोनाल्ड ट्रंप वो जंग लगभग आधी हद तक जीत गए। क्या आपको पता है कि जब दुनिया में व्यापार का उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन चरम पर था, तब भी दुनिया के देश एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़े बाजार को खोलने के लिए तैयार नहीं थे। वे दुनिया के उत्पादों को अपने देशों में आने देना नहीं चाहते थे। क्या आपको पता है वही कारोबार था जिसकी वजह से WTO अंततः विफल होकर अप्रासंगिक हो गया और उसने डोनाल्ड ट्रंप को नए तरीके की टैरिफ नीतियां लाने का रास्ता दिया या विकल्प उपलब्ध कराया। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब उसी बाजार को तोड़ने और खत्म करने जा रही है। कौन सा है वो बाजार? क्यों दुनिया के देश इसे इतनी सख्ती से बंद रखना चाहते थे और कैसे डोनाल्ड ट्रंप इसे तोड़कर दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं? अमेरिका की व्यापार पॉलिसी का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर हम इस बार बात करेंगे अर्थम में। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो हम तो अभी कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से अपना वीकेंड मनाइए। और वीकेंड पे जैसे अर्थम है, अभी हमने बताया नरेंद्र सोलंकी से बातचीत है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। तो पूरे वीकेंड को आराम से बोनस के साथ मनाइए और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जो हमारे कार्यक्रम है उस पर अपनी टिप्पणी, अपने सुझाव भेजते रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।